पिछले पार्ट में देखा था इस कहानी पे कि दोनों शाम को खाना खा करके सो जाते हैं। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं कि आगे क्या होता है इस कहानी में। तो अंश जब आशा सो जाती है तो अंश उसको देखता है और मन ही मन सोचता है कि क्या हो रहा है मुझे, मैं क्यों आशा को बार बार देख रहा हूँ, खुद को क्यों नहीं रोक रहा हूँ, कहीं ये पहली नज़र का प्यार तो नहीं हो रहा, मैं पागल हो जाऊँगा ये सब सोचते सोचते। इन सबको सोचने से अच्छा है कि मैं सो ही जाऊँ। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। रात को एकदम से आशा जागती है तो उसकी नज़र सामने सो रहे अंश पर पड़ती है, तो वो उसको देखने में ही खो जाती है। आशा भी अपने मन में सोचती है, हाय कितने क्यूट लग रहे हैं, मन कर रहा है ऐसे ही देखती रहूं, पर मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, ये गलत है, क्या हो रहा है ये सब। आशा खुद को संभाल, मतलब वो खुद को समझाती है कि आशा खुद को संभाल। यही सब सोचते सोचते फिर वो फिर से सो जाते हैं। सुबह के 7 बजे दोनों उठ जाते हैं और फ्रेश होकर अपना सामान पैक करने लगते हैं, क्योंकि 15 मिनट के बाद दोनों का स्टेशन आने वाला होता है। वो दोनों अब भी खामोश थे और छुप छुप कर एक दूसरे को देख रहे थे। जब दोनों की नज़रें टकराती तो दोनों ही छिप कर अपनी नज़रें हटा लेते। आशा मन ही मन सोचती, पता नहीं क्यों आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा, ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा मन कर रहा है जैसे काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो और हम दोनों ऐसे ही आमने सामने बैठे रहें। अंश भी अपने मन में यही सवाल, मतलब उसके मन में भी यही सवाल गूंजता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पता नहीं, वो भी सोचता है कि पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो, तुमसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट रहा है, तुम्हें देखते रहने का मन कर रहा है, पता नहीं अब कब मिलेंगे या नहीं, पर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा और मेरा कोई वर्षों का रिश्ता हो। दोनों ही बुझे मन से अपने सामान पैक करते हैं और देखते ही देखते वो आखिरी स्टेशन भी आ जाता है जहाँ दोनों को अलग होना पड़ता है। दोनों स्टेशन पर उतर जाते हैं और खड़े खड़े एक दूसरे को उदास मन होकर देखने लगते हैं। कुछ समय बाद स्टेशन पर भीड़ बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे की नज़रों से ओझल हो जाते हैं। दोनों ही अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अंश और आशा दोनों ही मन में तो मेरी ज़िंदगी का वो सफ़र है जिसे मैं कभी भूलना नहीं चाहता, और आशा करती है कि जिसे मैं कभी भूलना नहीं चाहती। तुझसे कितना प्यार है पर अफसोस है कि तुझसे मिल नहीं सकता, और आशा कहती है कि तुमसे मिल नहीं सकती। आशा के घर पर क्या है माहौल है, चलो चले वहाँ पर देखते हैं। आशा के घर, आशा की माँ मीता, मेरी बच्ची कैसी है तू। आशा, माँ मैं ठीक हूँ और आप कैसी हो माँ, पता है मैंने आपको कितना मिस किया ये मैं ही जानती हूँ। आशा के पापा तभी आते हैं, सुमित, बोलते हैं अच्छा बस अपनी माँ को मिस किया, पापा को नहीं। आशा पापा को, पापा आपको कैसे याद नहीं करती, मेरे लिए आप सबसे दूर रहना कितना मुश्किल था, नहीं जानती, गले लगते हुए मतलब पापा को गले हक करती है। आशा की भाभी नैना भी आती है और बोलती है अच्छा जी, हमें भी तुमसे दूर रहकर अच्छा नहीं लगा इसलिए तुम्हें बुला लिया। आशा, लव यू भाभी, आई मिस यू। नैना, मी टू माई साइड। मीता, अच्छा अब मिलना हो गया हो तो जाओ फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लो। अंश का घर पर क्या हो रहा है तो चलिए वहाँ पे देखते हैं। अंश की माँ आती है, तारा, तारा कैसा है मेरा बच्चा, गले लगते हुए। अंश, मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसे हो। तारा, मैं भी ठीक हूँ मेरे बेटे, कितना पतला हो गया है, खाता पीता नहीं है ठीक से। अंश, क्या माँ आप भी अभी आया हूँ, नहीं कि तुम मेरे खाने पीने की बात लेकर बैठे। अच्छा, तारा बोलते सॉरी बेटा, अच्छा तू चल जा अपने कमरे में फ्रेश होकर आराम कर। अंश बोलता है माँ पापा कब तक आएंगे। शाम को आएंगे बेटा। ओके। अगले दिन शाम को अंश को उसके पापा और माँ लड़की देखने जाते हैं, जो कि कहते हैं वही आशा को भी उसके घर वाले भी कहते हैं कि उसे अगले दिन लड़के देखने आने वाले हैं। दरअसल बात यह है कि दोनों की शादी, दोनों ही अपने घर शादी करने के लिए आते हैं। उनके माता पिता दोनों की शादी कराना चाहते हैं, इसलिए दोनों को दिल्ली से इलाहाबाद बुलाया गया, जो इलाहाबाद की जगह प्रयागराज नाम हो गया। दोनों को ही अब बेचैनी होने लगती है और एक दूसरे की याद में खोकर दुखी होने लगते हैं कि मतलब ये सोचते हैं कि अब तो अगर ये शादी फिक्स हो गई तो फिर हमारा प्यार तो अधूरा ही रह जाएगा। अगली सुबह अंश और आशा बिना मन के तैयार होते हैं। अंश जब आशा के घर पहुंचता है तो न जाने क्यों अंश और आशा को अलग एहसास होता है, जैसे वो दोनों फिर से मिलने वाले हैं। यहाँ पर लेखक ने थोड़ा सीरियल का रिमिक्स डाला हुआ है, खैर जो भी सही है चलिए देखते हैं। पर ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अंश और आशा के माता पिता ने एक दूसरे से बात की और अंश से भी बात की
कुछ देर बाद आशा की भाभी आशा को लेकर आई, पर आशा और अंश ने कोशिश भी नहीं की। एक दूसरे को देखने की वो पलके झुकाए बैठे रहे। आशा के पापा ने उन दोनों को ऊपर जाकर अकेले में बात करने को कहा। वो दोनों चुपचाप चले गए। अंश बिना देखे ही आशा को बोलता है, आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मुझे किसी और से प्यार है। ये बात सुनकर आशा खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अंश से प्यार करने लगी थी। खुशी से वो सिर ऊपर करके देखती है तो खुशी और हैरानी से जोर से बोलती है, आप? उसके बाद सुनकर अंश भी उसे देखता है, वो भी हैरान हो जाता है और फिर खुश हो जाता है। अंश, तो वो लड़की तुम हो जिसे मैं शादी के लिए देखने आया हूँ, मतलब हमारी शादी होगी, नॉट बैड। आशा, जी। थोड़ा रुक कर मैं उसी से बोलती है, पर आप तो किसी और से प्यार करते हैं और आप उन्हीं से शादी करना चाहते हैं, फिर मुझसे शादी की तो कोई बात ही नहीं बनती। अंश उसकी मायूसी भांप लेता है और अब उसे छेड़ने का मन करता है तो उसे छेड़ते हुए कहता है, अंश, हाँ सही कहा तुमने, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जब से उसे देखा है किसी और को देखने का मन नहीं करता, जब से उसे सुना है किसी और को सुनने का मन नहीं करता। मन करता है उसे बस यूँ देखता रहो, सुनता रहो। उसमें खोना मुझे बहुत पसंद है। ज़्यादा समय नहीं हुआ है हमें मिले, पर जब से देखा है प्रेम यहाँ मोहब्बत हो गई। उसके सिवा मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। आशा, मैं तुमसे आशा करता हूँ तुम मेरी बात को समझो। आशा, जी आप चिंता मत करिए, सब सही होगा। इतना कर कर वो चली जाती है और अपने कमरे में रोने लगती है। कुछ देर बाद उसकी दादी उसके कमरे में आती है, कहती है, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है और 1 हफ्ते बाद तुम्हारी सगाई और उसके 15 दिन बाद तुम्हारी शादी तय हुई है। ये सुनकर वो हैरान हो गई। आशा, नहीं, मुझसे शादी के लिए हमारी चाहती है जब वो किसी और से प्यार करता है। फिर थोड़ा सोचकर, मतलब वो हमसे प्यार करता है, वो लड़की मैं हूँ। आशा की बात, कहाँ गुम हो मैडम, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? आशा, जी मंजूर है। उसके फैसले से सब कुछ हो जाता है, खास करके अंश। अगले दिन शाम को आशा के पास अनजान नंबर से फ़ोन आता है। उठाते, हेलो कौन? आशा बोलती है, हेलो कौन? तुम्हारा पति। ये सुनकर आशा को शर्म आ जाती है और उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। अंश, क्या हुआ माय लव, माय लाइफ, माय वाइफ? सुनकर तो आशा को और भी शर्म आ जाती है। अंश, अब कुछ बोलोगी भी या नहीं? तो काफ़ी देर बाद भी वो नहीं बोलती तो अंश से कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कल 2 बजे मधुनगर कॉफ़ी शॉप पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, आ जाना, बाय, लव यू। आशा जब ये सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। उसे तो मानो दुनिया की हर खुशियाँ मिल गई। अगले दिन का इंतज़ार करने लगती है। रात भर दोनों करवटें बदलते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। अगले दिन, अंश, आशा, आई लव यू, तुम्हें देखते ही मुझे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हें शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आशा, आई लव यू टू। अंश से मेरी आपसे पहले की नज़र में प्यार करने लगी थी। जब आपने मुझसे ये कहा कि आप किसी और से प्यार करते हैं तो मैं पूरी तरह टूट गई, आपसे अलग होने का मन नहीं किया। मेरा जब हम ट्रेन से उतरे थे तब आई लव यू सो मच कहने को मिला। अंश आशा को जोर से गले लगाता है और उसके माथे को किस करता है। फिर दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और घर चले जाते हैं। अब वो रोज़ फ़ोन पर बातें करते थे। धीरे धीरे सगाई का समय आता है। दोनों की सगाई परिवार के बीच होती है और उसके बाद कुछ दिन बाद दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है और दोनों एक दूसरे के सुलह के लिए हो जाते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी आप हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मनीषा सूर्यवंशी ने बहुत अच्छी इस कहानी को मतलब एक अच्छी तरह से पेश किया है। ऐसी कहानियाँ अक्सर फिल्मों में ही देखने को मिलती हैं, वो भी रेयरली ही देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी अच्छी कहानी लिखी है इन्होंने। आप भी इसे अगर आपको भी अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी दिन किसी नई कहानी के साथ।